हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस वीडियो में हम सोल्यूशन देखने वाले हैं टेक्निकल पोर्शन एंड एक्ट एंड रूल का पोर्शन, जो आपका पेपर था एमबीआई का, मतलब इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल का। ये आपका एडवर्टीजमेंट कोड है और इस दिन पेपर हुआ था, अभी रिसेंटली हुआ है, तो ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, मगर जो लोग बाद में देखेंगे उनको थोड़ा सा आइडिया चाहिए कौन सा पेपर है, कब हुआ था, ये सारी चीज़ें, इसलिए यहाँ पर मैंने मैंशन कर दिया है। हालांकि जो क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि हमने लाइव वीडियो में भी डिस्कस किया था, क्वेश्चन पेपर काफ़ी लोअर लेवल का था, बट स्टिल कुछ क्वेश्चन में जिनमें आपको डाउट्स हो सकते हैं उनका मैं रीजन के साथ आपको बताऊंगा कि ये सोल्यूशन है, क्यों है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मेरे वीडियो के लेक्चर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ग्रुप है, आप ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, डाउट डिस्कस कर सकते हो। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पे भी आप चाहो मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मेरी डिजिटल पेन वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि मैं पीडीएफ फाइल में डिस्कस कर रहा हूँ। इन सबको पीपीटी में लाना एक टीडीएस जॉब हो जाती है, इसलिए मैं सोचा कि पीडीएफ से ही डिस्कस कर देता हूँ। बट यहाँ पे डिजिटल पेन वर्क नहीं करती है, तो मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन होगा वो बोल के बता दूंगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि सीआई इंजन में नॉकिंग जो होती है कब स्टार्ट होती है। तो बेसिकली ये स्टार्ट होती है स्टार्टिंग में। अब क्वेश्चन आएगा कि क्यों, स्टार्टिंग में क्यों। आपको पता है जो रीज़न होता है सीआई इंजन में नॉकिंग का, वो होता है इग्निशन डिले। इग्निशन डिले से क्या होता है, फ्यूल वहाँ पे कलेक्ट होता है और सडन से बर्निंग स्टार्ट होती है, तो उसे अनकंट्रोल्ड कंबशन भी कह सकते हो। अगर वही इग्निशन डिले नहीं है तो नॉकिंग को बहुत हद तक आप सीआई इंजन में मिनिमाइज कर सकते हो। तो इग्निशन डिले की वजह से फ्यूल कलेक्शन हुआ, फ्यूल कलेक्शन जब बर्न हुआ तो नॉकिंग हुई। तो बर्न कब होगा भाई, स्टार्टिंग में ही होगा, जब कंबशन स्टार्ट होगा उसी टाइम पे होगा। तो इसलिए ये होता है। इसका अपोजिट होता है आपका एसआई इंजन में। क्यों होता है इसका अपोजिट, और एसआई इंजन में रीजन क्या होता है नॉकिंग का, अगर आप थोड़ा सा लिखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जो सेकेंड क्वेश्चन है, अगर आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाओगे नॉकिंग क्या करेगी भाई, इंक्रीज करेगी। सिंपल सा चीज है, पहले आप यही समझ लो, जैसे आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हो, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। हाई प्रेशर फ्लेम जब सिलेंडर वॉल को हीट करेगी, इसी को हम नॉकिंग कहते हैं, तो नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। थोड़ा सा टेक्निकली आप जानना चाहते हो तो जैसे ही आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हो, जो चार्ज डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। कंप्रेशन रेशियो बढ़ाओगे, कंप्रेशन बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो प्री फ्लेम जो रिएक्शन होता है वो भी बढ़ जाता है, जो कि बेसिकली नॉकिंग टेंडेंसी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर, इसमें कहा गया है कितने एटम टच करेंगे। तो बीसीसी है तो बीच में एक एटम होता है, बाकी एटम्स कहां पे होते हैं, कॉर्नर पे। तो 8 कॉर्नर पे 8 एटम होते हैं। तो हर जो एटम होता है अपने यूनिट सेल के लिए 8 से टच करता है। दूसरा अगर कोई भी ले लोगे तो उसके जो सराउंडिंग के एटम्स होंगे 8 उसको टच कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो होगा आपका बी होगा। आंसर पहले से पॉइंट है, बस मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है भाई, वैकेंसी मतलब कोई एटम किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर की किसी यूनिट से मिसिंग है। इसका मतलब क्या है, एक जगह से मिसिंग होगा ना, पॉइंट से मिसिंग होगा ना, इसलिए कौन सा डिफेक्ट्स होगा, यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट्स होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डक्टाइल। डक्टाइल कौन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ग्लास नहीं है, ग्लास ब्रिटल होता है यार, इजिली आप देखते हो गिरते ही टूट जाता है। कप एंड कोन फ्रैक्चर किसमें होगा भाई, डक्टाइल में होगा। आपने देखे होंगे कहीं पे कोन, मतलब ये कोन एक आपका शेप का नाम बता रहा है। आप देखोगे डक्टाइल मटेरियल को जब आप खींचोगे तो पहले धीरे धीरे वहां पे शेयरिंग स्टार्ट होगी, इसके बाद टूटेगा, तो मतलब एक स्ट्रक्चर पकड़ लेता है। उसको बेसिकली हम टेक्निकल लैंग्वेज में कप एंड कोन कहते हैं। मतलब एक को दूसरे से जब मिलाओगे ना तो वो ऐसा ढक जाएगा, बस आपको क्रैक्स दिखेंगे, इसलिए उसको हम कप एंड कोन कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ मटेरियल कैन एब्जॉर्ब बिफोर द फ्रैक्चर। क्या कहते हैं भाई, कोई मटेरियल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, उसे हम कहते हैं उसकी टफनेस। मतलब कितनी उसकी कैपेसिटी है फ्रैक्चर होने से पहले, वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यहां पे आपका आंसर होगा डी। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फेलियर। अगर साइक्लिक लोडिंग मतलब क्या होता है, या तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो या फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, उसे हम कहते हैं साइक्लिक लोडिंग। तो साइक्लिक लोडिंग की वजह से क्या होता है, फटीग फेलियर होता है बेसिकली। क्रीप फेलियर के बारे में आप इन दोनों को तो जानते हो। क्रीप क्यों होता है, बेसिकली टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की वजह से। लीवर रूल यूज, लीवर रूल किसके लिए यूज होता है, यहाँ पे सॉरी मैंने आंसर मार्क के जगह पे क्वेश्चन मार्क कर दिया है, बट ये बेसिकली हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आपका आंसर ये सही है। यहाँ पे हम वेट परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। किसी भी बाइनरी रीजन के लिए हम वेट परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है तो लीवर रूल लगाते हैं। आयरन कार्बन डायग्राम में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैंने भी इसको पढ़ाया है।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, कूलिंग कर्व। भाई कूलिंग होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, कितना टाइम में डिक्रीज किया, तो टाइम आ गया और टेम्परेचर आ गया, तो किसके बीच में होगा, टाइम एंड टेम्परेचर के बीच में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इंटरस्टेशियल सॉलिड सॉल्यूशन, ये क्या होता है भाई, गामा सबसे ऊपर बनता है ना, और टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हो जाता है, आप देख रहे हो ना एकदम टॉप लेवल पे, तो वहां पे कौन सा होता है, आस्टेनाइट बनता है, आस्टेनाइट ये होता है बेसिकली। यहाँ पे आंसर इसका सॉलिड सॉल्यूशन होता है कार्बन एंड गामा आयरन का। आयरन कार्बन डायग्राम में आप देख भी सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अगर कोई प्लेन कार्बन स्टील है, ठीक है, आप उसको बहुत तेजी से क्विंच करते हो, बहुत तेजी से क्विंच कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, मार्टनसाइट क्रिएट होगा, उसकी ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी, वो हार्ड होगा। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, फिर से उसको टेम्परिंग करते हैं, उसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी हम टेंसाइल मतलब डक्टिलिटी को फीड करते हैं, ताकि उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़े, उसकी टफनेस बढ़े। इसको मैंने बहुत बार डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, हीट ट्रांसफर में भी मैंने डिस्कस किया हुआ था। इन द नोडुलर आयरन ग्रेफाइट, ये किस फॉर्म में होता है भाई, छोटे छोटे स्फेरिकल फॉर्म में होता है, इसलिए इसको हम स्फेराइड कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, और ये सारी चीज़ें मैंने भी कई बार मेरे MCQs में डिस्कस किए हुए हैं, अगर आप मेरे टेक्निकल लेक्चर फॉलो करते हो तो। वेल डिकेड बेसिकली होता क्या है, जो ग्रेनुलर कोरोजन हम कहते हैं ना, ग्रेनुलर कोरोजन हो जाता है, उसे हम कहते हैं वेल डिकेड, मतलब इंटर ग्रेनुलर कोरोजन अगर वीकली हम कहें तो। ये कहाँ पे होता है, स्टेनलेस स्टील में, और कुछ जो निकिल बेस्ड एलॉय होते हैं उनमें भी होता है ये। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रास बेसिकली होता क्या है, इसे हम कहते हैं इंटरमेटालिक कंपाउंड। इंटरमेटालिक इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी, जो कंस्टिट्यूएंट हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं इंटरमेटालिक कंपाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्मोसेटिक पॉलीमर, सारे जो रेसिन्स होते हैं, सारे जो रेसिन होते हैं बेसिकली वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर ही होते हैं। जैसे वेनिलिस्टर भी ले लो आप, पॉलीस्टीरीन भी ले लो, ये सारे थर्मोसेटिंग्स होते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन या टाइम देने की इन पे ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर था बहुत इजी था, और ऑप्शन दे के इन्होंने उसको और इजी बना दिया था क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि आप ऑप्शन से ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यार ये तो नहीं होगा, ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेरेमिक, सेरेमिक भाई सेरेमिक है तो क्या होगा, डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, हाई डक्टिलिटी नहीं भाई, ब्रिटल होता है, वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है उसका, करोजन का रेजिस्टेंस होता है उसके पास, बिल्कुल सही है। बैड इंसुलेटर, मतलब यहां पे आपसे क्या पूछा है, प्रॉपर्टी पूछा है ना, बट यहां पे आपको गुण बताना है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी, मतलब उसकी आपको प्रॉपर्टी बतानी है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम, इसमें कुछ लोगों को डाउट है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बाकी फाइनल क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको सेटिस्फेक्शन तभी होगा जब GTU की आंसर की आएगी, और वो भी भाई साहब क्या देखते हैं वो डिपेंड करता है। कुछ लोगों का डाउट है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अपार्ट फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन द मेन पोल्यूटेंट इन द इंजन एग्जॉस्ट आर, एक देखो हाइड्रोकार्बन तो है ही, ठीक है, उसके अलावा वो कौन से कंस्टिट्यूएंट हैं जो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखो जो CO2 होती है ना, इसको भी हम कहते हैं CO2 और NOx, तो CO2 जो होता है इसको भी हम कहते हैं कि व्हीकल पोल्यूशन से ज़्यादा आता है। अब आप कहोगे कि CO2 को पोल्यूशन क्यों कह रहे हो आप, CO2 तो एक ह्यूमन बीइंग भी, जो भी लिविंग लोग हैं वो भी CO2 निकालते हैं, तो क्या पोल्यूशन फैला रहे हैं, बिल्कुल फैला रहे हैं। इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ता है धरती का, मैंने कई बार आपको इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि CO2 की टेंडेंसी होती है कि वो जो टेम्परेचर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जिसके वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका बी। उम्मीद करता हूँ आप कन्विंस होगे, बाकी अगर आपका इच्छा हो कि वेट करना है तो आप वेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जो कैटालिटिक कन्वर्टर, हालांकि ये भी मैंने करवाया हुआ आपको, प्लेटिनम भी हम यूज़ करते हैं, प्लेटिनम के अलावा हम रोडियम, जिरकोनियम, ये सारी चीज़ें यूज करते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया हुआ है। 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर में मैंने इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। एक्टिविटी ऑफ द कैम प्रोसेस इंक्लूडिंग, क्या करते हैं भाई, कैम में हम कोड देते हैं, हमारे मशीन को कोड के थ्रू कंट्रोल करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हो कैड प्रोसेस, यहाँ पे ये सारे कैड प्रोसेस हैं, ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, डिज़ाइन, ऑल आर दीज, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस होंगे। नेक्स्ट जो है, इसमें भी कुछ लोगों को डाउट है, क्यों डाउट है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा डिटेल में एलोबरेट कर दिया था। वन ऑफ द मेजर एग्जॉस्ट एमिशन इन CI इंजन कंपेयर टू SI इंजन, सेम क्वेश्चन मैंने आपको MCQ में भी पोस्ट किया है, वहाँ पे भी ऑप्शन यही दिया गया था, बट कुछ लोगों को ये डाउट है
कि जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होता है वो भी तो होता है, क्योंकि CI इंजन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ऑक्साइड फॉर्मेशन बढ़ जाता है। तो ये भी होगा ऑप्शन बिल्कुल। SI के कंपैरिजन में नाइट्रोजन ऑक्साइड CI इंजन से ज़्यादा निकलती है, बट ये जो पर्टिकुलेट मैटर होता है ये तो SI इंजन में निकलता ही नहीं है। तो यहाँ पे निकलता है इन द सेंस कि बहुत माइनर होता है, निगलेक्ट कर सकते हो आप उसको, क्योंकि वहाँ पे फालतू की चीज़ें होती नहीं जो बर्नआउट होके निकले। तो इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलेट जो मैटर होता है वो CI इंजन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, मतलब ज़्यादा क्या पूरा कंट्रीब्यूट करता है पोल्यूशन में पर्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में अगर हम कहें तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है C है। आप बिल्कुल सही हो, ये भी होता है बट आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन देना होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कुछ रहता है A एंड C इज ऑल्सो करेक्ट, B एंड D करेक्ट, तो उस टाइम पे आप A या C दोनों को चूज कर सकते थे। When the axis of two shaft are parallel used, दो शाफ्ट पैरेलल हो तो कौन सी गियर यूज होगी, ये भी मैंने कराया हुआ आप लोगों को। इस पर एंड हेलिकल करते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है, हेलिकल करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइस नहीं होती है क्योंकि मैचिंग प्रॉपर होती है। इस पर गियर तो आपने देखे होंगे भाई, दुनिया पूरे गांव को जगा देती है अगर चलती है तो ना। पहले जो गन्ने वाली मशीन आती थी गाँव में उसमें यूज करते थे। जब मैं गियर को एक्सप्लेन कर रहा था उस समय पर आपको डायग्राम भी दिखाया था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसमें भी शायद कुछ लोगों को डाउट है। When two shaft of different material are joined in the parallel concentric, ध्यान रखना पैरेलल है कॉन्सेंट्रिक है, मतलब इस तरीके से ये एक शाफ्ट है, इसी में दूसरा शाफ्ट ज्वाइन कर दिया गया है। पूछा गया है टॉर्क अप्लाइड टू द कंपोजिट शाफ्ट इज, क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अब देखो कैसे, मान लीजिए दोनों शाफ्ट हैं, अगर सपोज करिए आपको एक जगह से घुमा रहे हो, कहीं से आप पावर दे रहे हो, तो पावर एक शाफ्ट जो ट्रांसमिट करेगी दूसरे को वही पावर ट्रांसमिट करना पड़ेगा। अब सोच के देखो, किसी भी शाफ्ट की अगर वेलोसिटी कम ज्यादा हुई, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कोई एक तेजी से घूम रही है कोई एक धीरे घूम रही है, तो टूट जाएंगे ना यार, वो फिर कनेक्टेड ही नहीं रहेंगी। अगर दोनों सेम वेलोसिटी से घूम रही हैं तो टॉर्क भी सेम होगा क्योंकि पावर कॉन्स्टेंट सेम आ रहा है। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका डी करेक्ट होगा। ये तो फॉर्मूला है सिंपल, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। और दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला अंडर एक्सियल लोडिंग द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कब होती है भाई, 45 डिग्री पे होती है। जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा कॉस थीटा 1/√2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट जो है ये भी फार्मूला है, क्या होता है, हाफ PD होता है, मतलब इलोंगेशन, वो फार्मूला लिखोगे PdL/AU, तो क्या हो जाएगा 1/2 P²/L/AE। तो बहुत ही सिंपल, ये भी फार्मूला है, मतलब फार्मूला बेस्ड ही है। अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो कर सकते हो कहीं पे भी। अगर आपको हालांकि ये सारी चीज़ें इस पर भी मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, लोड क्या हो जाएगा, अगर कहीं पे लेते हो तो WX हो जाता है, कहाँ पे लगेगा उसके हाफ पे, तो x/2 हो जाता है। तो फॉर्मूला जनरल क्या हो जाता है, WX²/2, तो x के जगह पे L लिख दोगे आप, तो सिंपली क्या हो जाएगा C। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है द पॉइंट कंट्रोल, ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये मैंने तो पूरा बीम बना के आपको समझाया था। तो क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे साइन चेंज करता है, या तो फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेंडिंग स्ट्रेस इन द बीम लेस देन इट्स सेक्शन मॉडुलस, भाई क्या होगा सेक्शन मॉडुलस, अगर स्ट्रेस लेस है तो सेक्शन मॉडुलस ज्यादा करना पड़ेगा, क्या होगा m/ सेक्शन मॉडुलस होता है। तो बहुत ही सिंपल, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हैं, इसीलिए तो ऐसा कहा जा रहा है कि पेपर एकदम लो लेवल का था, पपलू पेपर कुछ लोग कह रहे थे कमेंट बॉक्स में, ठीक है वही है, ये तो फॉर्मूला ही है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो, मे बी आपको डाउट हो सकता है। अ फ्लाईव्हील सुटेबल डायमेंशन अटैच टू द क्रैंकशाफ्ट मेक द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग पार्ट क्वाइट लार्ज। भाई देखो, अगर मान लीजिए फ्लाईव्हील नहीं रहता तो वो जो रोटेटिंग पार्ट्स हैं उनका कुछ क्या होता, उनका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उनके रोटेटिंग पार्ट का। आपने अलग से फ्लाईव्हील ऐड कर दिया, फ्लाईव्हील में ऐड ही क्या करते हो आप, मास ही ऐड करते हो ना। फ्लाईव्हील में एडिशनली आपको मास ऐड करना होता है, क्योंकि मास वही तो उसके एनर्जी अब्जॉर्ब करने के प्रोपोर्शनल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्या करेगा, उसको बढ़ा देगा, मोमेंट पूरे सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा देगा। When the torque required by machine is more than the torque supplied by the motor, then flywheel क्या करेगी भाई, रिटार्डेट करेगी। इन शॉर्ट ये समझ लो, मोटर भाई साहब को हटा दो, वहां पे फ्लाईव्हील लगा दो, क्योंकि मोटर जो पावर सप्लाई करेगा फ्लाईव्हील को करेगा और फ्लाईव्हील आगे की मशीन को करेगी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बहुत ही सिंपल है, मैक्सिमम इन द आउटर मोस्ट पे सिंपल चीज है, एंड जीरो इन द रोटेशनल एक्सिस, सभी को पता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हो सकता है किसी को डाउट हो द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, तो ये क्या बनता है, मोहर सर्कल डाउनलोड कर, अरे सॉरी
मोहर सर्कल डाउनलोड ना करो, ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा, एक स्पेयर बनेगा, मतलब दोनों साइड में कंप्रेशन साइड और टेंशन साइड में सेम रहेगा। ये तो आप देख रहे हो, ये जिन्होंने ड्रॉ किया है यहाँ पे देख लो मैक्सिमम है और ये बीच में मिनिमम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम। ये किस पे पूछा है भैया, स्लोप एट द सपोर्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें अगर किसी को डाउट हो तो इसका फॉर्मूला आप देख लेना। फॉर्मूला बेसिकली होता है टाउ मैक्स 16t और के क्या होता है यहाँ पे, वॉल फैक्टर होता है डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब, और जो के की वैल्यू होती है 4c-1 4c-4 प्लस ये फलाना डिकाना, और सी यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, के वॉल फैक्टर होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट उतना डिटेल में आप ना जाओ, बस ये समझ लो कि ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, सिस कंसंट्रेशन, कर्वेचर, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल है, आपको आप सभी लोगों को एटलीस्ट सिंगल स्लाइडर, 4 बार और डबल साइडर, इनके जितने भी कन्वर्जन मैकेनिज्म होते हैं ये आपको याद रखने चाहिए। किसी न किसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये है यहाँ पे ऑप्शन, यही कन्वर्जन होता है उनका। नेक्स्ट जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन द बेल्ट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, बेसिकली कहीं पे भी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन या फोर्स आएगा तो क्या होगा भैया, mv²/r होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप md v²/r कहते हो। डी थीटा क्या होता है, जो बेल्ट आपका टच हो रहा होता है उसका जो एंगल होता है वो होता है, बट नेवरदलेस ये आपके उस पर डिपेंड नहीं करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं टाई एंड स्लैग से। और बहुत स्लो चल रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता भी नहीं है। डेफिनेटली कोई मूविंग चीज़ ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करेगी, जितना ज़्यादा चलेगी उतना ज़्यादा क्रिएट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका बी। ये भी सिंपल है, ये डेरिवेशन है, उसी का डेरिवेशन है जो यहाँ पे करोगे वही यहाँ पे करोगे, तो 1/3 के इक्वल होता है। डेरिवेशन आप एक बार कर लेना, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। इन द रेडियल कैम फॉलोवर मूव, किधर मूव करते हैं भाई, फॉलोवर रेसिप्रोकेट करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऑसिलेट करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो सिंपल है। अब इसमें भी कुछ लोगों को डाउट है, द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द ट्रेस पॉइंट, ये सारे सिंपल चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल फंडामेंटल हैं। तो जो ट्रेस पॉइंट होता है वो एक थ्योरेटिकल पॉइंट होता है, और बेसिकली ये जो जनरेट करता है उसी को हम पिच कर्व कहते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। इन केस ऑफ द रोटेटिंग मास, इन द केस ऑफ रोटेटिंग मास भैया क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी, इसलिए ये क्या रहेगा, अनइफेक्टेड रहेगा, मतलब कोई चेंज यहाँ पे नहीं होगा। फॉर द कंप्लीट डायनेमिक बैलेंस कम से कम 2 चाहिए भैया, क्योंकि आपको रोटेशन बैलेंस करना है और बेंडिंग जो अनबैलेंस फोर्स की वजह से आ रही है उसको भी बैलेंस करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, और ये तो फॉर्मूला है सिंपल। और ये भी बस आपने देखे होंगे गायरोस्कोप का, जैसे भी फोटो आप देखोगे तो ये तीनों आपको दिखेंगे, तो बहुत ही सिंपल, यहाँ पे आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 48 फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये भी एकदम फार्मूला बेस्ड है। आपको पता ही होगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2 पाई k/m, दोनों को बढ़ा दिया आपने, दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर। मैग्निफिकेशन फैक्टर होता क्या भाई, एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई f/s। f/s होता क्या है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन होता है, तो ये हो जाएगा आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये तो बेसिकली वेरी लार्ज लिखा हुआ है, बट इन शॉर्ट ये इनफाइनाइट ही हो जाता है, क्योंकि आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा जो एम्पलीट्यूड का होता है f0/a डिवाइडेड बाई 1 - ω/ω0 का स्क्वायर प्लस 2 साई ω0/ω², दोनों ओमेगा एंड ω0 इक्वल हो जाते हैं, तो 0 1 - 1 0, तो डिनोमिनेटर 0, तो इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ये बहुत ही सिंपल चीज़ है भाई। ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी जितनी अच्छी एब्जॉर्ब करती है उतनी अच्छी एमिटर होती है, मतलब जो चीज़ जितना अच्छा एब्जॉर्बर होता है उतना ही अच्छा एमिटर होता है, तो इसलिए एमिसिविटी भी इसकी 1 के इक्वल होती है। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसमें सेंसिबल हीटिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ रहा है इसलिए सेंसिबल, बायल्स लॉ, वाह वाह क्या क्वेश्चन पूछा है भाई साहब ने ना, जबरदस्त, मतलब छा गए। जीपीएससी वालों ने घनी बेइज्जती करवा ली यार अपनी। ठीक है यार, कुछ तो अच्छे क्वेश्चन पूछ लेते, कुछ 2 4 5 10 कुछ अच्छे क्वेश्चन। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग इसका अपोज करेंगे या फिर लोग कंपेन चला रहे हैं कि क्वेश्चन तुच्छे आए थे, अगर दासो साहब जान गए ईगो हर्ट हो जाएगा, तो जो 3 का पेपर है बहुत टफ आ जाएगा। डिप्लोमा वाले डर रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसा कोई ट्वीट ना करोगे यार, दूसरे का पेपर खराब मत करना आप लोग, ठीक है। ये कह रहे हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम, स्टेट ऑफ रेफ्रिजरेशन आफ्टर कंप्रेशन, भाई क्या होगा, सुपर हीटेड होता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, बहुत ही सिंपल चीज़ है। यहाँ पे तो कन्वर्जन करना है यार, 3.51 होता है, उसमें आप 60 का मल्टीप्लाई कर दो, किलो जूल पर मिनट आ जाएगा, बहुत ही सिंपल। ये होगा एक्सपेंशन डिवाइस, वाह वाह वाह, एक्वा यही तो यूज़ होती है यार, बहुत ही सिंपल। अब आप लोग कह रहे हो कि बहुत ही सिंपल कहते कहते मैं तेज भाग रहा हूँ, तेज नहीं भाग रहा हूँ, ये सिंपल ही है यार, इनमें क्या एक्सप्लेनेशन दे, बच्चों वाले सवाल हैं।
एंड इलेक्ट्रोलक्स। ये क्या होते हैं भाई, ये डेंसिटी डिफरेंस की वजह से फ्लो करते हैं, तो इनके लिए पंप की जरूरत नहीं होती है, वेपर ऑब्जर्प्शन ही होते हैं, बट विदाउट पंप होते हैं। इनका टेम्परेचर सबसे कम होता है, -40 के आसपास होता है, अराउंड टू अराउंड। इन समर में क्या होगा भाई, पहले तो कूल करना है, इसमें तो किसी को डाउट है नहीं, टेम्परेचर ज़्यादा है। डीह्यूमिडिफाई करना है भाई, डीह्यूमिडिफाई नहीं करोगे तो पसीने होंगे आपको, ठीक है। तो वो क्या करते हैं हम उसमें उसको निकाल देते हैं। तो आपने देखे होंगे कि कंडेंसर वायर लगा होता है जिसपे वो कंडेंस होके, आपने देखे ना एसी चलती है तो पानी गिरता रहता है, उसी की बात कर रहे हैं आप। तो क्या हो जाएगा, ये डीह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा और कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक सवाल आप लोग यहाँ पे बता सकते हो, आप लोग कमेंट करके बताना, थोड़ा सा फंडामेंटल ही है, क्या इसी से रिलेटेड है कि मान लो हम एसी चला रहे हैं और एसी ठंडी के टाइम में उसी एसी को चलाए और गर्मी के टाइम में भी उसी एसी को चलाए, तो जो पानी टपकता है वो पानी टपकने का रेट किस टाइम में ज़्यादा होगा, ठंडी के टाइम में या गर्मी के टाइम में? कमेंट करके बताना आप लोग। इन ए साइकोमेट्रिक चार्ट सेंसिबल कूलिंग, वाह क्या क्वेश्चन है, नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, इसको मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। बेसिकली सेचुरेशन लेवल पे जब हम मेजर करते हैं, कपड़ा लपेटने का मतलब क्या होता है कि उसमें वाटर चला जाए और वो सेचुरेशन लेवल पे पहुंच जाए, मतलब इवेपोरेटिंग कूलिंग से जितना कूलिंग होना चाहिए था उतना हो जाए, उसके बाद टेम्परेचर मेजर करो तो उसे हम कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। और ये बिना उसके करते हैं तो ड्राई बल्ब हो जाता है। सिलेंडर के अंदर जो पावर आएगा भाई क्या होगा, इंडिकेटेड पावर होगा, उसके बाद फ्रिक्शन लॉस होगा, फिर ब्रेक पावर आता है। बहुत ही सिंपल, यहाँ पे 2 रेवोल्यूशन, क्या खतरनाक क्वेश्चन है, मिक्सचर और ये दोनों आते हैं, सीआई इंजन। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था इंटरव्यू में एक बच्चे से कि आप ये बताओ कि सीआई इंजन में प्री इग्निशन का क्या इंपॉर्टेंस है। अब भाई साहब बताना स्टार्ट कर दिए, मतलब इंटरव्यूअर को स्टार्टिंग में समझ में आ गया कि ये बहुत बड़े डब्बा गोल वाले हैं, ठीक है। तो जहाँ पे फ्यूल ही नहीं रहेगा वहाँ पे प्री इग्निशन के चांसेस कैसे हो जाएंगे, ठीक है। सुपर चार्जिंग बिल्कुल आसान, बहुत बार हमने सुपर चार्जिंग, स्कैवेंजिंग, इसको डेटोनेशन, ये सारी चीज़ें इतनी बार मैंने डिस्कस किया हुआ है ना यार, आपने टेस्ट सीरीज में भी, इसके बाद आईसी इंजन के सोल्यूशन में भी, इसके बाद आपके जो व्हीकल मेंटेनेंस वाली सीरीज थी उसमें, मतलब थक गया कर करके, इसमें कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ लोगों को डाउट है, जो सीआई इंजन होता है उसमें हम ब्रांचेज वाले यूज करते हैं, ब्रांचेज वाले हाइड्रोकार्बन यूज करते हैं जिसे हम पैराफिन्स कहते हैं, ठीक है। तो ब्रांचेज वाले करते हैं इसलिए पैराफिन सही है। और आइसो ऑक्टेन, ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन 100 देते हैं भैया, वही रेफरेंस पॉइंट होता हमारा। ये बिल्कुल हायर होता है, खुद भी दारू पिए और गाड़ी को भी पिलाओ। आप लोग, कुछ लोग तो कहेंगे बढ़िया है यार एल्कोहल, गाड़ी को भी पिलाओ और खुद भी पियो। जब मूड हो गया गाड़ी का टंकी खोलो, एल्कोहल निकालो और पी लो। सरकार को फ्री कर देना चाहिए, हर पेट्रोल पंप पे एल्कोहल बेच रहा है, गाड़ी भी मस्त, हम भी मस्त, नहीं। मेजर कंस्टिट्यूएंट, सेम क्वेश्चन मैंने भी डाला हुआ था एमसीक्यू में आपके, तो मेथेन है, ये सिंपल चीज़ है। नेक्स्ट जो है, स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन ऐड कर दोगे भाई, गैसोलीन की एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, थोड़ी सी बर्न होकर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। और कोल्ड स्टार्ट में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्यों चाहिए होती है, क्योंकि पूरा चीज़ ठंडा होता है। कुछ एनर्जी आपका जो सिस्टम होता है, मतलब सिलेंडर वॉल होती है, उसको गर्म करने में चली जाती है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। चोक बेसिकली क्यों यूज करते हैं भाई, कोल्ड टाइम में। करना क्या होता है, चोक ले लेते हो आप, तो जो एयर होती है, एयर फ्लो को वो क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है। तो जो इंजन सिलेंडर होता है उसमें जो फ्यूल होता है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली उस टाइम पे आपको फ्यूल बढ़ाना ही होगा, इसलिए चोक लेके स्टार्ट करते हो। फ्यूल इंजेक्शन किस में यूज होता है, सीआई इंजन में यूज होता है। फ्यूल इंजेक्शन इन द 4 स्ट्रोक सीआई इंजन। अरे ये क्या है, फ्यूल इज इंजेक्टेड, सॉरी, इंजेक्ट कब करते हैं भैया, लास्ट में करते हैं, बिल्कुल सही बात, सिंपल। ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी मतलब फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल लोड। अगर वो 1 हो गई है आपके टायर के बीच का, इसका मतलब जो आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी है वो 100% है, जनरली ये 100% होती नहीं है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसमें आंसर होगा मोर देन। अब ये आप समझ लो कि जो ट्रेलिंग होता है या फिर लीडिंग, दोनों होता क्या है। लीडिंग तो ड्रैग होता है फ्रिक्शन के थ्रू, और जो ट्रेलिंग होता है ना वो रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और भैया जब आप अपोज करोगे, मतलब फ्रिक्शन का अपोज करोगे, आपको धक्का मार के वो बाहर कर देगा। जैसे ही धक्का मार के बाहर करेगा, जो फ्रिक्शन सरफेस होता है उससे कॉन्टैक्ट उसका हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ये क्वेश्चन है, इसमें भी हो सकता है कुछ लोगों को डाउट है। ये इफ बाय द टर्निंग ऑफ स्टब एक्सेल इट इज पॉसिबल टू टर्न द स्टीयरिंग व्हील, द स्टीयरिंग गियर इज सेट टू बी। अच्छा देखो, हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि रिवर्सिबिलिटी क्या होती है या इनरिवर्सिबल क्या होता है स्टीयरिंग में। तो जो आपका जंप होता है, देखो ये जो जंप होता है, अगर उसको उसी फॉर्मेट में आपका जो एक्सेल है
आपके स्टीयरिंग को ट्रांसफर कर दे, तो आप देखो जंप के बाद आपकी स्टीयरिंग थोड़ा थोड़ा घूमती रहती है, आपको उसको संभालना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपकी स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा रिवर्सिबल है तो बार बार वो घूमती रहेगी, बार बार घूमती रहेगी। क्यों घूमती रहेगी? क्योंकि रोड पे बम्प तो रहेगा, अनयूनिफॉर्मिटी रहेगी, तो इसे हम इनरिवर्सिबिलिटी कहते हैं, इसे हम रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। तो हम थोड़ी सी अपने जो गियर स्टीयरिंग होता है उसमें इनरिवर्सिबिलिटी को डाल देते हैं, भाई कि तू इतना मत घूम, नहीं तो ड्राइवर थक जाएगा तुझे संभालते संभालते, तो वो थोड़ी सस्टेन कर पाती है। मगर यहां पे ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो स्टब एक्सल है वो उसको घुमा दे रहा है, मतलब नीचे से जो बम्प आया स्टब एक्सल उसको ट्रांसफर किया और हमारी स्टीयरिंग घूम गई। जब हमारी स्टीयरिंग घूम गई मतलब नीचे का बम्प घुमा रहा है, तो मतलब एक्सल आप खुद जाके हाथ से तो घुमाओगे नहीं, नीचे के जो बम्प्स होंगे वही घुमाएंगे, अनयूनिफॉर्मिटी घुमाएगी। तो इसके हिसाब से वो क्या, अगर घूम गया फिर से अपने जगह पे आया, घूम गया फिर से अपने जगह पे आया, मतलब उसमें रिवर्सिबिलिटी ज्यादा है, मतलब उसको हम रिवर्सिबल कह सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इनमें भी देयर में भी ए चांस ऑफ मॉडिफिकेशन। जो हमारा अकरमैन स्टीयरिंग है मैकेनिज्म, इसमें जो मैकेनिज्म होता है, चूंकि एंगल अचीव करना उतना आसान नहीं होता है स्टीयरिंग एंगल, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है ये। और ये जो आप कह सकते हो करेक्ट स्टीयरिंग है, ये इनफाइनाइट टाइम देता है अगर आप उसको अचीव कर पाते हो, जो अकरमैन साहब कहते हैं, तो वो अचीव हो नहीं पाता है, इसलिए हम टेंस करते हैं कि हम कितना उसको अचीव कर पा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे इन्फिनिटी होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है व्हील अलाइनमेंट, ये सारे करते हैं भाई। व्हील अलाइनमेंट अगर आपका नहीं रहेगा तो आपके पास डायरेक्शनल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, स्टीयरिंग आपकी स्टेबल नहीं रहेगी, वो भी आपको ज़्यादा लोड लेना पड़ेगा, संभालने पड़ेगा, इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, टायर वियर प्रॉपर नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑल ऑफ एबव होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टिल्टिंग, पॉजिटिव कैम्बर, मैंने तो जब पढ़ाया था आपको अलाइनमेंट तभी कहा था कि इसको याद कर लेना, मेरे हिसाब से 2-3 क्वेश्चन आने चाहिए थे। खैर ठीक है, ये भी उसी से है और ये भी उसी से, तो 2 तो एटलीस्ट आ ही गए। नेक्स्ट जो है आपका व्हेन व्हीकल विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल डायरेक्शन, देखो इसका मतलब आपको थोड़ा सा समझना है। अगर आपकी व्हीकल ओवर स्टीयरिंग है, ओवर स्टीयरिंग का मतलब आपने थोड़ी सी स्टीयरिंग घुमाई और ज्यादा घूम गई, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ओवर स्टीयरिंग। अगर अंडर स्टीयरिंग है मतलब आप ज्यादा भी घुमा रहे हो बट भैया आपकी व्हीकल भागे जा रही है, आपको लग रहा है कि मैंने तो पूरा घुमा दिया स्टीयरिंग फिर भी टर्न ही नहीं ले रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अंडर स्टीयरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंडर स्टीयरिंग। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट है सिंपल है, किसके साथ ज्वाइन होता है भैया? शक्ल के थ्रू ज्वाइन होता है, तो ये ऑप्शन होगा। अब ये सारे क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कि थोड़ा आपको देखने में तकलीफ हो क्योंकि मेरे पास यही सबसे अच्छे वाले अवेलेबल थे। तो ये क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंडिपेंडेंट सस्पेंशन? इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि सारे सस्पेंशन जो हैं वो अलग अलग हैं, अपने हैं, कोई किसी से जुड़ा नहीं कि भैया तू थोड़ा ऊपर जा मैं थोड़ा नीचे आऊं, नहीं, वो अपने हिसाब से जितना उसको चाहिए उतना वो नीचे जाएगा, उतना ऊपर जाएगा। तो इस टाइप के सस्पेंशन थोड़ा आपको कंफर्ट अच्छे प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे सारे कैसे हैं? इंडिपेंडेंट टाइप के ही हैं। ये तो बहुत ही सिंपल आपके गैस लॉ हैं। ये तो भैया कहाँ पे आ गए? मतलब करंट भी आ गई इसमें, आपका हीट ट्रांसफर भी आ गया, आपका सोम भी आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? देखो यही मैं कह रहा था कि कुछ जगह ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि आप ऑप्शन देख के समझ जाओगे कि यहाँ पे कौन सा सही है। नेक्स्ट जो आपका यूनिट ऑफ एसआई, क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ठीक है, आप बोलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही सिंपल है। क्लोज सिस्टम है, मास ट्रांसफर होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी, मास ट्रांसफर नहीं होगा, उसे हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। कोई भी बंद बॉटल है, उसमें गर्म पानी है, ठंडा पानी है, तो क्या होगा? ठंडा पानी है तो गर्म होगा, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, गर्म पानी है तो ठंडा हो रहा है, बट मास जो वाटर बॉटल है उसमें पानी तो उतना ही रहेगा, तो मास ट्रांसफर हो नहीं रहा है। ये भी 1 होगा, बहुत ही सिंपल। ये भी हीट होगी। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं मेरे वीडियोज़ लेक्चर, चाहे इसके लिए थर्मोडायनामिक्स के लिए इंटरव्यू वाले देख लो, चाहे यूनिवर्सिटी लेक्चर सीरीज देख लो, चाहे जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो देख लो, उसमें सारे में ये सारी चीज़ें 1 by 1 करके मैंने कराया हुआ है, तो डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन में देखो थोड़ा आपको हो सकता है, बट मोस्ट जो प्रोबेबल आंसर होता है वही आपको चूज करना होता है, और आप सभी लोगों ने यही चूज ही किया होगा सिंपली। बट थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ तो जो आइडियल गैस होती हैं उन्हीं गैस के लिए केवल जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है, बाकी हर सब्सटेंस के लिए ऐसा नहीं है। बट स्टिल
कुछ नहीं दिया है तो हम इन जनरल लेके चलेंगे, आपका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये शायद आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसको मैं रीड कर देता हूं। यहाँ पे कहा गया है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है भैया, हीट वर्क में कन्वर्टेबल है, वर्क हीट में कन्वर्टेबल है, यही साहब बताते हैं। ये सी में मेंशन है, आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, मुझे भी नहीं दिख रहा है, बट ठीक है। नेक्स्ट जो आपका कर्नॉट के बारे में पूछा गया है, तो कर्नॉट में हीट ट्रांसफर कब होता है भाई, कर्नॉट में हीट ट्रांसफर होता है कांस्टेंट टेम्परेचर में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये सब किस टाइप के क्वेश्चन है भैया। थर्मल पावर प्लांट कौन से साइकिल पे वर्क करता है भैया, रैंकिन साइकिल पे वर्क करता है। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। ऑटो साइकिल कंसिस्ट क्या कहते हैं, टू आइसेंट्रोपिक टू कांस्टेंट वॉल्यूम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ब्राइटन साइकिल टू आइसेंट्रोपिक टू कांस्टेंट प्रेशर, बहुत ही सिंपल। थर्मल कंडक्टिविटी, कोई भी जो कंडक्टर होता है, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो थर्मल कंडक्टिविटी जनरली क्या करती है, घटती है, तो इसलिए यहाँ पे डिक्रीज होगा। ये भी सिंपल है, कॉपर होता है, बाकी सारे तो बहुत ही कम कंडक्टिविटी होती है यार इनकी, टेंस टू इंसुलेटर हैं ये सारी चीजें। नेक्स्ट जो है आपकी, इसे हम कहते हैं भैया थर्मल डिफ्यूजिविटी। देखो यहाँ पे भी जो ऑप्शन दिया है वो इतना डिफरेंस है ऑप्शंस में कि आप इजीली बता सकते हो कि कौन सी होगी। नेक्स्ट है ये वेरी सिंपल, लैटिस वाइब्रेशन एंड ए फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से क्या होता है भैया, कंडक्शन होता है, तो सी ऑप्शन सही है। पंप लगा के ब्लो कर रहे हो भैया, क्या होगा, फोर्स कन्वेक्शन, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट जो मैक्सिमम स्ट्रेस इन द थिक सिलेंडर, थिक सिलेंडर में जो मैक्सिमम स्ट्रेस, तीन तरह की स्ट्रेसेस होती हैं इसमें, रेडियल तो निग्लेजिबल ही होती है राउंड अराउंड, लॉन्गिट्यूडनल और हुप स्ट्रेसेस ज़्यादा होती हैं। हालांकि आपको फाइंड आउट करना होता है कि कहाँ पे मैक्सिमम होगा थिक सिलेंडर के केस में, बट यहाँ पे उस टाइप के ऑप्शन नहीं है, तो मोस्ट जो फेवरेबल ऑप्शन है आपका हुप स्ट्रेस है। नेक्स्ट मेंटल है, बहुत ही सिंपल, ये आपको होल्ड करता है, रॉड टाइप का होते हैं, तो डेफिनेटली जो होल वाले होंगे होल्ड करेंगे उसको। नेक्स्ट है डेफिनेटली ये क्या होती है, फीड होती है, किस रेट से आपका आगे बढ़ रहा है उसी रेट से कटिंग होगी, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, फीड होगा। नेक्स्ट है आपका डेफिनेटली यार ये लास्ट में क्या होता है, सैंक, जहां से आप पकड़े हुए होते हो टूल को उसे हम क्या कहते हैं, सैंक, तो भैया वही लास्ट है। आप क्या करोगे, सैंक को भी अंदर डाल दोगे क्या। नेक्स्ट जो है आपका कॉपर क्लैंपर बॉक्स इज प्रो। क्लैंपर बॉक्स क्या करता है, देखो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में कटिंग हुई तो रिवर्स डायरेक्शन में कटिंग तो होता नहीं है, तो क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेगा कि दोनों घिसे नहीं, घिसेंगे यार लाइफ खराब होगी, और दूसरे जो चीप उप नीचे लगे होंगे उनको भी हटा देता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे कोनिंग होता है बेसिकली प्रोसेस। कोनिंग में होता क्या है, डाइज होती हैं, डाइज के बीच में हम क्या करते हैं, जितना हमारा थिकनेस है सीट का उतना ही थिकनेस का क्लियरेंस रखते हैं, और जो डाई की शेप होती है जब उस शेप को हम वहाँ पे लगाते हैं तो जो हमारी सीट होती है उसी शेप की बन जाती है, तो ऐसे प्रोसेस को हम कोनिंग कहते हैं। तो वहाँ पे जो सीट की थिकनेस है वो चेंज नहीं होती है, केवल शेप चेंज होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। यहाँ पे गेटेड, छोटे छोटे अगर आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, ज़्यादा बनाने हैं मास अमाउंट में, तो गेटेड पैटर्न का हम यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं ड्रॉप अलाउंसेज। ताकि आप टेपरिंग नहीं करोगे तो आपको हिला के निकालना पड़ेगा, तो पूरा जो आपका सिस्टम है वो हिल जाएगा और सारा सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाएगा, इसलिए आप क्या करते हो, थोड़ा सा टेपर प्रोवाइड कराते हो। एक्सट्रूजन कहते हैं, बहुत ही सिंपल, एक्सट्रूजन आपको पता है, आप पुश करते हो मटेरियल को और एक स्पेसिफिक पॉइंट से वो होल के निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूजन। इसे हम क्या कहते हैं भैया, फॉर्जिंग। ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। अब डेफिनेटली अगर एसिटिलीन ज़्यादा है तो कार्बोराइजिंग होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन फोरहेड वेल्डिंग, इसको थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा इसमें फंडामेंटल है, दो तीन चीजें वो भी मैं आपको बता देता हूं। फोर हेड वेल्डिंग है और एक बैक हेड वेल्डिंग होता है। अगर मान लीजिए जो फोर हेड वेल्डिंग है, जो मान लो ये लाइन है आपकी और इधर से वेल्डिंग करते आप आ रहे हो, मतलब आपकी जो टॉर्च है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वेल्डिंग पीछे छूट जा रही है, तो इसे हम कहते हैं फोर हेड वेल्डिंग। अब फोर हेड वेल्डिंग में पेनिट्रेशन कम होगा, प्री हीटिंग नहीं होगी, जो करोजन होता है उसको नहीं हटा पाओगे आप। अगर मान लीजिए बैक हेड है, मान लीजिए ये आपका है, तो ये इधर से वेल्डिंग करके इसी डायरेक्शन में आ रहा है, इसी डायरेक्शन में वेल्डिंग हो रही है, इसी डायरेक्शन में टॉर्च मूव कर रहा है, तो देखो फ्लेम इधर आ रही है, तो इसमें प्री हीटिंग होगी, प्री हीटिंग होगी तो पेनिट्रेशन अच्छा होगा, और प्री हीटिंग की वजह से जो यहाँ पे मटेरियल के ऑक्साइड बन गए होते हैं, करोजन, जिसकी वजह से वेल्डिंग स्ट्रेंथ खराब होती है, वो भी अच्छा होगा। तो सब कुछ अच्छा होता है किसमें, आपके जो बैक हैंडेड वेल्डिंग होती है उसमें सब कुछ अच्छा, पेनिट्रेशन अच्छा हो गया, स्ट्रेंथ वेल्डिंग की अच्छी रहेगी, इसमें खराबी होगी क्योंकि करोजन भी नहीं हटता है, पहले से आपको साफ करना पड़ेगा, डेफिनेटली आप डायरेक्टली वेल्डिंग तो करोगे नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या होता है, जो डायरेक्ट मेजर करता है उसे हम डायरेक्ट कहते हैं, जो इनडायरेक्ट करता है उसे हम इनडायरेक्ट। ये देखो तो सारे डायरेक्ट करते हैं, सारे डायरेक्टली डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं।
अब एक मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ऐसे टाइप का आपने देखा होगा ना, एक यहाँ पे हम ये बनाते हैं और ये इधर से एंगल मेजर करता है, इधर से हम लीनियर डिस्टेंस लेवल करते हैं, इधर हम कोई एंगल मेजर होता है, तो उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट। जो इस टाइप के होते हैं कि हम चेंज कहीं और कर रहे हैं और मेजरमेंट कोई और क्वांटिटी हो रही है, तो उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, सारे डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं। और इसको डेफिनेटली सारे लोगों को पता होगा, इसे हम कहते हैं भैया टॉलरेंस कि कितना है, अपर टॉलरेंस कितना है, लोअर टॉलरेंस कितना होना चाहिए। कटिंग ऑफ टूल लाइफ भैया ये इफेक्ट करेंगे ही, सबको इफेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें कटिंग टूल लाइफ को इफेक्ट करती हैं। रेमिंग और बोरिंग भैया ये तो ऑपरेशन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी चॉइस फॉर द फ्लैट बेल्ट, ये सारे होते हैं, सबके बनते हैं ये। अब यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट नहीं, यहाँ पे डाउट नहीं है, यहाँ पे सबको पता है, स्लिप होता है, आप थोड़ी सी एडजस्ट हो जाए। नेक्स्ट जो है इसमें ये सारी चीजें आप कंसीडर करते हो तो ऑल एंड एबव हो जाएगा। थियरी से पूछा गया है, डेफिनेटली प्रेशर कहाँ पे मिनिमम होगा भाई, आउटर पेरीफेरी पे मिनिमम होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं भाई, एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बहुत ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन जैसे है नहीं, डेफिनेटली मोर होना चाहिए, जितना फोर्स लगाया आपने उससे तो ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसमें मुझे जैसा पता चला कुछ लोगों को डाउट हो रहा है, तो भैया इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर जो हैंड ऑफ हेलिक्स है अगर वो सेम हुआ, हैंड ऑफ हेलिक्स अगर सेम हुआ भैया, तो वो मैसिंग ही नहीं होगी यार। मैसिंग कैसे होगी, हैंड ऑफ हेलिक्स अपोजिट डायरेक्शन में है, दो अगर अपोजिट डायरेक्शन में हैंड ऑफ हेलिक्स रहेंगे तभी तो एक दूसरे को मिक्स करेंगे। बाकी तो जो आपको पता ही है कि प्रेशर एंगल सेम होना चाहिए, हेलिक्स सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, बट अपोजिट हैंड ऑफ हेलिक्स वहां पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे होगा बी। नेक्स्ट मीटर गियर भाई दोनों सेम होते हैं, 1/1 का रेशियो होता है, तो बेवल गियर को ही कहते हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब लगा देते हैं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और जनरली ये पूछ ही लेता है किसी न किसी फॉर्म में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कुछ लोगों को डाउट है। अब ये समझ लेना, अगर आपको डाउट है तो मैं बता देता हूँ, डाउट होने लायक ये क्वेश्चन भी है थोड़ा सा। देखो पहले आप ये समझ लो कि ये एक आपका थ्रेड है, ये आपका तिथ है, तिथ कह लेते हैं अच्छा रहेगा, गियर में तिथ कहते हैं, थ्रेड कहते हैं यहाँ पे, तो समझ लो जो भी समझ लो। तो ये आगा ये है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है तो उसे हम कहते हैं एक्सियल पिच। लीड क्या होता है कि एक रिवोल्यूशन आप स्क्रू को घुमाते हो तो जितना वो आगे बढ़ेगा उससे लीड कहते हैं। अब आपका सवाल अगला हो सकता है कि सर जितना पिच होगी उतना ही तो आगे ये बढ़ेगा, तो पिच और लीड तो सेम हो गई। तो बिल्कुल सेम होती हैं अगर वो सिंगल स्टार्ट है। तो मान लीजिए डबल स्टार्ट है, डबल स्टार्ट में क्या होगा, लीड तो ज्यादा हो जाएगी ना पिच से। देखो लीड क्या हो जाएगी डबल स्टार्ट में, ये एक थ्रेड है, एक बीच में है, एक दूसरा है। डबल स्टार्ट है मतलब बीच वाले को हमने छोड़ दिया भैया, सीधा ये बाहर भागेगा, तो लीड क्या हो जाएगी, पिच से ज्यादा हो जाएगी डबल स्टार्ट। ऐसे ट्रिपल स्टार्ट रहेगा तो लीड और ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है भैया, वाह, ये तो मैंने कुछ दिन पहले शेयर किया था और एमसीक्यू भी डाला था आपको। तो यहाँ पे 100 होगा डिफरेंट व्हीकल के लिए, डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट रोड पे। ये मैंने पूरी पीडीएफ शेयर किया था, क्वेश्चन भी डाला हुआ था। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी ने किया होगा, तो एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। डिफिनीशन आपको याद रहनी चाहिए, पहले से मैंने कहा हुआ था। इसमें कुछ लोगों को डाउट हो गया है, तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए 5 ईयर था, बाकी ये जो जिन्होंने फालतू में दे दिया है। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी होती है 5 होती है, हैजार्ड व्हीकल के लिए 3 ईयर होती है। पहले 3 ईयर 1 ईयर था, तो चेंज कर दिया उन्होंने, 3 ईयर 5 ईयर कर दिया अब, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट है, मोटर कैब, देखो मोटर कैब के लिए 9 ईयर होती है, बाकी सबके लिए 8 ईयर ही होती है, और यहाँ पे कुछ मेंशन है नहीं। तो इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगता है कि आपको बोनस मिलना चाहिए। यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, 8 और 9। कोई कहेगा कि इन जनरल हम किसको लेंगे, तो डेफिनेटली हमको 8 लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा व्हीकल में 8 ईयर है, तो भाई उसके हिसाब से 8 ले लो। मगर जिन्होंने 9 किए वो तो कहेंगे कि हमें क्या ज़्यादा कम से लेना देना, हमें तो ये लेना देना है कि होता कितना है। तो 9 होता है मैक्सिमम, हम तो लेंगे मैक्सिमम कितना हो सकता है, कोई कहे मिनिमम कितना हो सकता है। तो बोनस जाना चाहिए इस क्वेश्चन को, सबको मार्क्स मिलना चाहिए, 8 9 दोनों को सही होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि व्हाइल पासिंग नियर द स्कूल। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें 25 डेफिनेटली कुछ जगह है, बट इसको हटाया गया था, बट वो मैंने कोशिश किया कि वो गजट मिल जाए, क्योंकि जो स्पीड होती है वो बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी इस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस थे उस सबको हटा दिया गया था, बट वो गजट मुझे मिली नहीं। तो इसमें प्रोबेबिलिटी है ये ऑप्शन भी और ये भी हो सकता है कि कोई स्पीड नहीं हो ऐसे जोन से पास करने के लिए, बट स्टिल जब तक हमको वो ऑफिशियल गजट नहीं मिलती है जहाँ पे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे, तो तब तक हम 25 लेके चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका सिंपल फूड फॉर्म पूछा गया है, और डेफिनेटली यहाँ पे 4। ये सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं रहा। देखो इसमें कुछ लोगों को डाउट था ना
आप लोग बार बार मुझसे पूछते थे कि CMVR में ये दिया है, मोटर व्हीकल एक्ट में ये दिया है, तो देखो इनको भाई साहब को भी पता था, जो क्वेश्चन बना रहे थे उन्होंने लिख ही दिया, नहीं तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती। और ये तो आप सभी को पता है, इस पे मैंने क्वेश्चन भी डाला था, एक से ज़्यादा आपके पास लाइसेंस नहीं हो सकते हैं, कंडक्टर लाइसेंस आपके पास नहीं हो सकते हैं। यूनिफॉर्म कौन डिसाइड करता है भाई? पूरा कंडक्टर का जो पावर होता है, ये लाइसेंस इश्यू करने का, कंडक्टर हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये स्टेट गवर्नमेंट के हैंड में होता है। ये है आपका जो क्वेश्चन नंबर 1, बोथ साइड होती है, व्हीकल के दोनों साइड में लगी होनी चाहिए। तो ये आपको अगर रूल नंबर आप चेक करना चाहते हो तो मैं आपको रूल नंबर भी बता देता हूँ। 135 का आपको देखना है, GMVR रूल 14 का 2 में आई थिंक सो मेंशन है, उसमें देख लेना आप। यहाँ पे 25 kg होता है, मैक्सिमम लोगों ने इसको सही भी किया है। ये तो क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा हुआ था, 2-3 बार पूछा हुआ था, पोल में भी डाला हुआ है। यहाँ पे आना चाहिए मोटर कैब, स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज आप सभी को पता ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गुजरात हैविंग कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट इज ऑल्सो एज यूज एज अ स्टेज कैरेज। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैरेज कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हो आप, भाड़े पे चल रहे हो, स्टेज कैरेज मतलब हर इंडिविजुअल से आप भाड़े ले रहे हो, तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। और 139 ये रीड करने में थोड़ा सा आ नहीं रहा है, बट इसको भी अगर आप चेक करना चाहते हो तो ये आपके GMVR के जो रूल हैं 119 के फर्स्ट और सेकंड में आई थिंक सो दिया गया है इसको, तो इसको भी आप चेक कर सकते हो। व्हीकल विच टाइप रजिस्टर्ड इन गुजरात, भाई तो गुजरात में रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे आपके पास सारे व्हीकल्स में होना चाहिए, ऑल पब्लिक सर्विस व्हीकल में ये होना चाहिए। इसके लिए भी अगर आप चेक करना चाहते हो कि कौन से में दिया है, तो GMVR के साथ 162-64 आई थिंक सो उसमें दिया गया है रूल में, आप चेक कर लेना इसको। इन हिल, अब ये देखो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा, यहाँ पे बोथ साइड भी होता है, यहाँ पे आपके व्हील साइड भी होता है, बैक साइड भी होता है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा ऑल एंड एबव, मोस्ट प्रोबेबली ऑल एंड एबव होना चाहिए, बट स्टिल यू कैन वेट फॉर द आंसर की, ऑफिशियल आंसर की, क्योंकि हो सकता है भाई साहब अपने दिमाग में क्या लेके बनाए हों, ऑलरेडी उन्होंने आंसर की सबमिट कर दिया होगा, बाद में क्लेम के बाद भी अगर मॉडिफिकेशन होता है तो ठीक है, बट यहाँ पे आंसर होता है आपका ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये तो करंट अफेयर से क्वेश्चन आपको पूछा गया था, और शायद मैंने आपको जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं उसमें ये कराया भी है, मुझे याद नहीं है कराया है कि नहीं कराया, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने करवाया है। जो मैं न्यूज़ रिलेटेड व्हीकल वाली वीडियो बनाता हूँ, जो प्लेलिस्ट है न्यूज़ रिलेटेड व्हीकल्स, उसमें शायद ये मैंने करवाया हुआ था। जो एडॉप्टिंग बायोफ्यूल्स, ये तो बहुत ही सिंपल है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, और इसको तो मैंने 2 दिन पहले, जो 2 दिन या 1 दिन पहले जो मैंने आपको PDF शेयर किया हुआ था कमेटी से रिलेटेड, उसी में इन भाई साहब को चेंज किया गया था, तो आप सभी को पता ही रहा होगा, जो लोग पढ़े रहे होंगे, जो नहीं फॉलो करते रहे होंगे अब उनको पता था या नहीं था, आई डोंट नो। नेक्स्ट जो है आपका 2 बार मीटिंग होना चाहिए, भी मैंने आपको रिसेंटली वाली PDF में ही दिया था। हैविंग, ये तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, ये आपको याद भी रहना चाहिए, और इसको मैंने MCQ और कई जगह पूछा हुआ है आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भैया कि सुप्रीम कोर्ट, और ये भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ही था कि हर जगह क्या बनेगा, एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनेगा, और वो जो पैसा कहाँ से आएगा, फाइन से। जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट कमेटी वाला, तो वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल यहाँ पे एक्ट दे दिए हैं, और इन भाई साहब को बिल्कुल आसान लगा है कि जो गुजरात की रोड सेफ्टी अथॉरिटी है उससे क्वेश्चन पूछ लो, कोई चेंजेज नहीं हुए हैं, रिसेंटली पास हुआ है और छोटा सा है, वहीं से सारे क्वेश्चन भर भर के पूछ लेते। एक 5-10 पेज के से इन्होंने 5-10 नंबर पूछे हुए हैं, आसान है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, इसलिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे सबकी ज़रूरत पड़ती है तो ऑल एंड एबव हो जाएगा, और डेफिनेटली NGT में 90 डेज तक आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, हाई कोर्ट में इनका चैलेंज होता नहीं है। हाँ, इसमें कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, और ये मे बी आंसर इसका चेंज भी हो सकता है, बट आप समझ लो रोड पे चलते टाइम आप सभी को कॉशन बरतना चाहिए, चाहे आप पैदल चल लो चाहे व्हीकल। बट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जेब्रा लाइन बेसिकली बताती है कि यहाँ से पेडिस्ट्रियन क्रॉस करेगा, वो अंडरस्टूड है। अगर कहीं पे जेब्रा लाइन है, दैट्स मीन ड्राइवर को ऑटोमेटिकली ये पता होना चाहिए कि यहाँ से कोई क्रॉस करेगा तो उसको ध्यान से वहाँ से जाना है, अपनी व्हीकल को रेस नहीं करना है, देखना है कोई क्रॉस कर रहा है तो अपने व्हीकल को रोकना है जेब्रा लाइन से पहले। जब कोई क्रॉस नहीं कर रहा है तभी वो आगे चलाएगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा मेरे हिसाब से व्हीकल का ड्राइवर। ठीक है, विच ऑफ द प्लेस कैन ओवरटेकिंग बी डन, कहाँ पे होगा, जो ऑप्शन दिया गया, देखो ये सारे ऑप्शन आसान हैं, उनके हिसाब से जो ऑप्शन है डेफिनेटली वन वे पे आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो है व्हिच प्लेस ऑफ मोटरसाइकिल कांट बी हॉर्न, भाई बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे नहीं मेंशन रहेगा, और यहाँ पे आपका ऑप्शन है एट द प्लेस वेयर द कंपिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर्ड कि आपको हॉर्न ब्लो नहीं करना है। तो डेफिनेटली ये तो मतलब कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है, खुद ही इन्होंने कह दिया है सब कुछ। ठीक है, तो इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है, जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि जो इस स्कूल के आगे की स्पीड की और ओवरटेकिंग की रिस्ट्रिक्शन थी, इसको गवर्नमेंट ने हटा दिया था। ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, न्यूज आर्टिकल्स के बेसिस पे कि इसको हटा दिया था, बट वो जो गजट है, जो नोटिफिकेशन है कि हटाया, तो वो कहाँ आई, वो मैंने ट्राई किया कि ढूंढूं, बट वो मुझे मिला नहीं। तो अगर ये देख सकते हो, आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा कि ऑफिशियल की में क्या दिया गया रहता है। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं मे बी। अभी के लिए आपके पास जो अवेलेबल है ये है, बट गवर्नमेंट ने इस सब चीज़ों को हटा दिया था। बम्प बनाना मना कर दिया था कि आप हाईवे पे बम्प नहीं बना सकते हो, इवन दो कि वहाँ पे स्कूल्स हैं, बट हाईवे पे आपको बम्प बनाना मना था, और स्पीड कंस्ट्रेंट को जो है वो हटा दिया था। ये सारी चीज़ें थी, बट उसकी गजट नहीं मिली मुझे। वेयर द यू टर्न, डेफिनेटली आफ्टर गिविंग द, बहुत ही सिंपल है, ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। द लॉन्गिट्यूडनल येलो कंटिन्यूअस लाइन, अगर कहीं पे येलो कंटिन्यूअस लाइन है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते हो, आप उसको टच भी नहीं कर सकते हो, वहाँ से ओवरटेक भी नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी होती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मिनिमम इंश्योरेंस, बहुत ही सिंपल है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। एजुकेशन नहीं चाहिए, बार बार मैंने कहा था कि याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। डेफिनेटली जहाँ पे ये लाइन होती है वहाँ पे आपको स्टॉप लाइन बनाया गया रहता है, आप स्टॉप लिखा गया रहता है, आप लोगों ने देखा होगा रोड पे, बहुत ही सिंपल। द रिफ्रेक्टिव नंबर प्लेट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये मैंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कह सकते हो, कई बार मैंने भी पूछा है कि आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल को कैसे पहचानोगे, तो नंबर प्लेट देख के मैंने कई बार बोला है आपको। तो ब्लैक कलर की और येलो कलर का बैकग्राउंड होता है उनका। वैलिडिटी ऑफ द ड्राइविंग स्कूल कितनी होती है, 5 ईयर की होती है। तो ये सारी चीज़ें सिंपल हैं, ये तो लगाना ही है, कॉमन सेंस का आपका क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है नहीं। और ये बाकी 161 के वैलिडिटी आप देखना चाहते हो तो GMBR का रूल 25 देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है कि अगर न्यू व्हीकल है 2 ईयर 8 ईयर के बाद 1 ईयर के लिए होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, बट ये चेंज हो, मतलब आंसर चेंज नहीं होगा, आपका आंसर यही सही है। ये अभी नया नोटिफिकेशन आ रहा है, तो उसमें जो फिटनेस सर्टिफिकेट होगा उसकी वैलिडिटी चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, 5 ईयर की करने की बोल रहे हैं, आपको 15 ईयर तक ऐसे कुछ होगा चेंज। वो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, जो ग्रीन टैक्स वाली वीडियो है, स्क्रैपेज पॉलिसी वाली वीडियो है, उसमें आप डिस्कस देख सकते हो। व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस व्हीकल वेट, ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार पूछा हुआ है, कई फॉर्मेट में पूछा हुआ है, तो ये आपका सही होना चाहिए। जो भी आपके वहाँ पे एक्सेल्स हैं उस पर जितना टोटल वेट आ रहा है, तो जो भी बैठेगा, सामान रखेगा, ड्राइवर, फ्यूल, सबका वेट कौन बियर करेगा भाई, एक्सेल ही करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रॉस व्हीकल वेट हो जाएगा। विच इज द रिवर्स लाइट, क्या होती है भाई, व्हाइट कलर की होती है, बहुत ही सिंपल। 165 का अगर आप देखना चाहते हो इसको, मतलब क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो, तो ये CMBR के 105 का सब रूल 7 है आई थिंक सो, तो उसमें आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 166, तो ये भी सिंपल है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें जो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड, रोड सेफ्टी से रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये मैंने कराया भी है, हाईलाइट भी कराया है, जो आपको PDF दिया हुआ है, तो ये है CMBR का रूल 129A। अब बात करते हैं फाइन की। फाइन तो आपको भैया पता ही होना चाहिए, सबकी फ़ाइन, ये सारे हेलमेट की फ़ाइन है, गुजरात गवर्नमेंट ने घटाया था, मैंने क्वेश्चन भी डाला था इस पर। जो आपके म्यूनिसिपल एरिया है उसमें बिना हेलमेट के भी घूमेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। 168 देखना चाहते हो तो सेक्शन आपको देखना पड़ेगा 189, बाकी के सेक्शन आप देखते रहना। फाइन जो है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, कितना भाई, यहाँ पे 500 है 3 व्हील के लिए, बाकी के लिए कितना है 5000 है। उम्मीद करता हूँ इन सब में कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि ये तो स्टैटिक डाटा है, आप अब तक मैच कर लिए होंगे, तो इन सारे क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। जिसमें डाउट, ये इंटायर होता है भैया, सब जगह होता है, हमने भी इस पे क्वेश्चंस डाले हुए थे। और ये तो 170 जो 3 है, ये भी आपको पता ही हो, इस पे भी मैंने शायद नहीं, कंफर्म MCQ तो मैंने इस पे डाला ही हूँ, आप देख भी सकते हो, सेक्शन 66 है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नो मोर देन 4 मंथ, ठीक है। इन जरकम हाउ मच मैक्सिमम पीरियड ऑफ टेम्पररी परमिट कैन बी इशूड, तो इसको भी आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करने के लिए आपको सेक्शन 87 देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हीकल विच डिफेक्ट सोल्ड इन द मार्केट, तो डेफिनेटली भैया जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको वापस बुला लेते हैं, ऐसा रूल है। अब चाहे आप इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब BS का जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर आपके जो व्हीकल बनाने के लिए चैप्टर 7 में बताए गए हैं कि आपके व्हीकल के क्या क्या होना चाहिए, वो नहीं फॉलो किए हो, तो आपको वापस बुलाना पड़ेगा। तो 176 की बात करते हैं। 170, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन गेट अपॉइंटमेंट टू द चेयरमैन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भैया,
दोनों साहब हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। 2 दिन पहले इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। यूनिफॉर्म क्रैश टेस्ट के बारे में किसने बताया था भाई? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि पहले कंपनियां धोखाधड़ी कर रही थी, अच्छे मॉडल का अच्छा, बुरा मॉडल का बुरा। तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसी पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। अगर आप सेम मॉडल है, वेरिएंट अलग अलग होने से आप अलग अलग कर रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा। पैसा अगर सेम मॉडल है तो आपको सेम टेस्ट देने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो मैं वही कह रहा था यार, इतना गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे आंसर होगा आपका डिप्टी एनफोर्समेंट ऑफिसर। आई थिंक सो वहाँ पे एनफोर्समेंट ऑफिसर मेंशन्ड है, बट नेवरदलेस डिप्टी एनफोर्समेंट ऑफिसर। कितनी फाइन होती है भाई? 1 लाख रुपीज़ की फाइन होती है। चीफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर होते हैं, अरे सॉरी ऑफिसर होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने कितना भैया फ़ी कितनी है? 5000 रुपीज़। क्योंकि अभी बना है ना यार, अभी तो 500 की कोई वैल्यू नहीं है। कॉमन सेंस से भी बता सकते नहीं, कॉमन सेंस तो काम कर जाता, अगर आप थोड़ा सा लगाते, एक आध बार पढ़े रहते तो हो जाता। कौन भाई? सारा पावर किसके पास होता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। कोई भी हो, चाहे तो रूल से रिलेटेड हो, चाहे अथॉरिटी से रिलेटेड हो। 2 मंथ तक आपने अपने व्हीकल को क्लेम नहीं किया तो भैया व्हीकल आपके हाथ से निकल जाएगी। तो पकड़ी गई तो जल्दी से क्लेम कर लेना। आपको पता चलना चाहिए गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाए हैं। कलर मीडियम मेकिंग द रिफ्लेक्टिव कैसे होते हैं भाई? येलो कलर के होते हैं। कलर ऑफ द हैजार्ड मार्कर कैसे होते हैं भाई? ब्लैक एंड येलो कलर के मार्किंग होती है। हैजार्ड मार्किंग मैंने कहा था, हैजार्ड मार्किंग मतलब मार्किंग जो है, रोड मार्किंग मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट था। आपको ड्राइविंग रेगुलेशन मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और डेफिनेटली आप जब टनल में जाओगे, टनल में अंधेरा होगा तो आपको भैया अपनी लाइट ऑन कर लेनी है, बट ऐसे ऑन नहीं कर लेनी कि आने वाले का एक्सीडेंट करवा दो। तो थोड़ा सा लो बीम पे रखना है, ठीक है। ये 14 डेज, इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है। इतना ज़्यादा डिस्कशन हुआ है हमारे ग्रुप में, आप लोगों ने भी किया है। यही साफ थे ना, मतलब सविता जी को गाड़ी बेचे, सविता जी ने ठोक दिया। और जब सविता जी पैसे देने पड़े तो भाई साहब कहे कि हमने तो गाड़ी बेच दिया है, बट किसी को पता नहीं आपने गाड़ी बेचा। किसको बताया भैया? आपने घर की समझ रखे हैं, आप बताए नहीं तो आप पैसा भरोगे। बाद में भाई साहब नहीं माने, आगे गए, सुप्रीम कोर्ट गए, पैसा बढ़ गया 5 लाख का 14 लाख शायद भरा था इन्होंने। आई होप सो इतना था। गोल्डन आवर इंपॉर्टेंट था, मैंने कई बार बताया था। तो सिंपल होता है, जो एक्सीडेंट का फर्स्ट आवर होता है जिसमें बचने के चांसेज ज़्यादा होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे देने में आनाकानी कर रहे थे, एक्सीडेंट का मैटर था। तो सुप्रीम कोर्ट गए भाई ऐसा नहीं होता है। अगर सेम वेट की व्हीकल है, मतलब आप क्या चाहते हो कि बस उसका नाम बदल दो तो उसके लिए अलग अलग लाइसेंस इशू करते रहोगे क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल चला सकते हैं। अगर आपके पास LMB लाइसेंस है तो 7500 kg के ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी आप चला सकते हो। अरुणाचल प्रदेश पे फाइन लगी थी, आप सभी को याद होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है डी, ये मैंने बताया भी था, हाईलाइट भी आई थिंक सो किया था। 10% सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। रतौरी साहब ने बहुत काम किया है भाई। रतौरी साहब ने मतलब सोशल लाइफ ही जी हैं, शायद मैंने डिस्कस भी किया थोड़ा बहुत उनके बारे में। तो यहाँ पे 10 है। यहाँ पे होगा ऑप्शन, ये ऑप्शन होगा यहाँ पे सी। देखो एग्जैक्टली है क्या, इसमें कुछ लोगों को डाउट हो गया, इसलिए ये मैंने सेम क्वेश्चंस मैंने आपको टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन पे है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ब्लैक फिल्म्स आप यूज़ नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे जो 50 और 30 दिया है, ये टिल्टिंग ऑफ द ग्लास दिया है। जो कंपनी टिल्टिंग करती है वो 50 और 70 होना चाहिए। विंड स्क्रीन पे 70 होना चाहिए और साइड वाली पे 50 होना चाहिए। बट जो ब्लैक फिल्म्स होती है, ब्लैक फिल्म आप अलग से लगाते हो, कंपनी नहीं लगाती हो, तो किसी भी परसेंटेज का ब्लैक फिल्म्स आप नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो है EC, यहाँ पे देखो दोनों हो सकता है ऑप्शन। अब क्यों हो सकता है? बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ये करता क्या है? आपकी व्हीकल अनकंट्रोल हुई तो कंट्रोल करने का काम उसको कौन करेगी? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यूनिट करेगी। ये आपका जो ड्राइविंग की जो हैबिट होता है ना, उसको मॉनिटर करता रहता है कि ड्राइवर किस हिसाब से ड्राइव कर रहा है। और जब आपकी ड्राइविंग हैबिट चेंज होगी तो इस मशीन को पता चल जाता है यार कुछ तो गड़बड़ है, पहले ये आराम से ड्राइव कर रहा था या ऐसे था, अभी ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो उसको समझ में आता कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये स्कीडिंग की वजह से भी हो सकता है। अगर सडनली आपने बहुत तेज़ी से स्टीयरिंग घुमाया, उस टाइम पे भी ये ब्रेक लगा देंगी, ऑटोमेटिकली ये ब्रेक लगाते हैं। तो ये रीजन दोनों हो सकता है। मतलब ओवरहेडेड, मतलब आपकी गाड़ी बहुत तेज़ी से जंप की, आपकी स्टीयरिंग घूमी तो भी वो ब्रेक लगाएगा, और इस केस में स्कीडिंग हुई, स्लीपिंग हुई तो भी वो ब्रेक लगाएगा। तो इसमें दोनों ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी है। लेट वेट फॉर द जो आंसर की है उसके लिए वेट कर लेते हैं। जो भी भाई साहब सोच के किए होंगे वो दोनों में से कोई तो सही करेंगे ही। ये सारे चैलेंजेस हैं, सिंपल है। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो अलग है और जो रिपोर्ट में लैंग्वेज लिखा गया है वो अलग है, दोनों में डिफरेंस है। बट
अब देखते हैं, ये ऑप्शन आप देख लेना, अभी तो कंफर्म नहीं है। यहाँ पे सही है, ये मैंने क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन मैंने कई बार पोस्ट किए हैं तो आप सभी को पता भी रहा होगा। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ लोगों को डाउट है। पार्किंग यहाँ पे कहा गया है अदर देन द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग और ड्रॉपिंग द पैसेंजर, मतलब वो पार्किंग परमानेंट पार्किंग की, जहाँ पे व्हीकल खड़ा करके आप कहीं घूमने जाते हो। एक तो पार्किंग होती है ना रोड पे कि पैसेंजर आ रहा है 2 मिनट के लिए रुक रहा है, अरे सॉरी गाड़ी आई 2 मिनट के लिए रुकी, पैसेंजर चढ़ा उतरा, वो होता है। एक पार्किंग होती है जहाँ पे आप पैसे ले लो, टिकट कटा लो, जितना मर्जी देर तक रखो, या कहीं फ्री में तो फ्री में रखो, तो ये उस पार्किंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारा ऑप्शन नहीं होगा, मतलब नाना बेबब कितने भी टाइम तक आप खड़ा कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल है, आपको ये थोड़ा करंट अफेयर पे दोनों क्वेश्चन थे, तो ये यहाँ पे बी होगा और ये यहाँ पे डी होगा, सिंपल है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।